सो बांग्लादेश ने इंडिया को इनडायरेक्टली एक सीरियस वार्निंग दी है, और वार्निंग किसी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर नहीं है, ना ही किसी मिलिट्री इशू को लेकर, बल्कि वार्निंग है गंगा नदी के पानी को लेकर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ओपनली कहा है कि फ्यूचर में जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस कैसे होंगे वो लार्जली गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी पर डिपेंड करेगा। अब पहली बार सुनने में ये स्टेटमेंट शायद आपको नॉर्मल लगे, लेकिन एक्चुअली ये स्टेटमेंट बहुत सीरियस है और उसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है इसकी टाइमिंग। जिस ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं वो लगभग 30 साल पुरानी ट्रीटी है, और ये ट्रीटी 12 दिसंबर 2026 को एक्सपायर हो रही है। मतलब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन अब तक न कोई अपडेटेड फॉर्मूला अनाउंस हुआ है, न कोई रिप्लेसमेंट फ्रेमवर्क रेडी है, और ना ही दोनों कंट्रीज किसी सीरियस पब्लिक नेगोशिएशंस में दिख रही हैं। एंड दूसरा रीजन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश अब इस पूरे इशू को सिर्फ एक नॉर्मल बायलैटरल वाटर डिस्प्यूट की तरह प्रेजेंट नहीं कर रहा है। बांग्लादेश धीरे धीरे इस नैरेटिव को बिल्ड कर रहा है कि इंडिया अपस्ट्रीम कंट्रोल का यूज करके बांग्लादेश पर प्रेशर क्रिएट करता रहा है। देखिए, वैसे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच 54 शेयर्ड रिवर्स फ्लो करती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक रिवर, सिर्फ गंगा नदी के ऊपर ही प्रॉपर लीगल वाटर शेयरिंग फ्रेमवर्क है, जिसे हम गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी कहते हैं। बाकी जो 53 रिवर्स हैं वो बिना किसी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी स्ट्रक्चर के फ्लो करती हैं। यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश वाटर रिलेशंस का ऑलमोस्ट पूरा फॉर्मल फ्रेमवर्क लार्जली इसी एक ट्रीटी पर टिका हुआ है। और अब बांग्लादेश ओपनली एक्यूज कर रहा है कि इंडिया अपस्ट्रीम वाटर डाइवर्जन करता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के कुछ रीजन्स धीरे धीरे ड्राई होते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। बांग्लादेश अब इस पूरे इशू को इंटरनेशनलाइज करने की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस बायलैटरल इशू को सिर्फ टेक्निकल या बायलैटरल डिसएग्रीमेंट की जगह एक लार्जर वाटर जस्टिस और रीजनल इम्बैलेंस नैरेटिव में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसी के पैरेलल बांग्लादेश अल्टरनेटिव्स भी प्रिपेयर कर रहा है। चाइना को तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में फॉर्मली इन्वॉल्व करने की रिक्वेस्ट, $2.8 बिलियन का पद्म बैराज प्रोजेक्ट अप्रूव करना, यानी मैसेज काफी क्लियर है। अगर इंडिया वाटर शेयरिंग कंसर्न्स एड्रेस नहीं करता तो बांग्लादेश दूसरे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। और देखिए, यहीं से इशू प्रॉब्लमेटिक होना स्टार्ट होता है, क्योंकि फिर ये सिर्फ पानी का डिस्प्यूट नहीं रहता। यहाँ चाइना एंटर करता है, रीजनल जियोपॉलिटिक्स एंटर करती है, और साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन भी एंटर करती है। और मुझे लगता है कि इंडिया में अभी भी बहुत लोग इस इशू की सीरियसनेस को फुल्ली समझ नहीं रहे हैं। काफी लोगों को लग रहा है कि ट्रीटी एक्सपायर होने से इंडिया स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ जाएगा। देखिए, इंडिया अब स्ट्रीम कंट्री है तो नेचुरली नेगोशिएटिंग लीवरेज इंडिया के पास ज्यादा होगा ही, लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि ट्रीटी एक्सपायर होने के बाद शॉर्ट टर्म लीवरेज तो मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल कॉस्ट भी क्रिएट हो सकती है, स्पेशली तब जब बांग्लादेश ऑलरेडी चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट बढ़ा रहा हो। और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि ट्रीटी एक्सपायर होने में अब ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है, लेकिन दोनों साइड्स अभी भी लार्जली वेट एंड वॉच मोड में दिख रही हैं। ना कोई अग्रेसिव डिप्लोमेसी है, ना कोई विजिबल अर्जेंसी है, ना कोई क्लियर रिप्लेसमेंट फ्रेमवर्क है। एनीवे, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1996 की गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी क्या है, बांग्लादेश सडनली इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है, क्या इंडिया सच में बांग्लादेश पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, या फिर इंडिया के पास अपने खुद के जेन्युइन रीजंस भी हैं। सब कुछ बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि ये 1996 की गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी एक्चुअली है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, ये ट्रीटी ड्राई सीजन के लिए बनाई गई थी, मतलब जनवरी से लेकर मई के महीने के बीच का वो पीरियड जब गंगा नदी का वाटर फ्लो काफी कम हो जाता है, और इसी पीरियड में इंडिया और बांग्लादेश के बीच सबसे ज्यादा टेंशन होती है। अब यहाँ एक जगह आपको समझना बहुत जरूरी है, वो है फरक्का बैराज। ये बैराज वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के काफी पास लोकेटेड है, और यहीं पर गंगा नदी के वाटर फ्लो को मेजर किया जाता है। 1996 ट्रीटी बेसिकली डिसाइड करती है कि ड्राई सीजन के दौरान फरक्का पर जो भी पानी अवेलेबल होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच कैसे होगा। अब एग्रीमेंट का फॉर्मूला तो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ड्राई सीजन में फरक्का पर पानी का फ्लो रिलेटिवली ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज को कंपैरेटिवली लार्जर शेयर मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ड्राई सीजन इंटेंस हो जाए और टोटल जो पानी का फ्लो है वो काफी कम हो जाए, क्योंकि देखिए, रिवर का टोटल पानी तो फिक्स्ड होता नहीं है। कभी फरक्का पर हर सेकंड बहुत ज्यादा पानी पास होता है, कभी काफी कम पास होता है, और ट्रीटी इसी चेंजिंग फ्लो के बेसिस पर काम करती है। यहाँ क्यूसेक्स नाम का एक यूनिट यूज होता है, जिसका सिंपल मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना पानी रिवर से फ्लो कर रहा है। अगर फ्लो 75,000 क्यूसेक्स से ऊपर हो तो दोनों कंट्रीज को रिलेटिवली कंफर्टेबल शेयर मिल जाता है, लेकिन अगर फ्लो 70,000 के आसपास या उससे नीचे गिरने लगे तब टेंशन स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि तब प्रॉब्लम ये होती है कि लिमिटेड पानी को डिवाइड कैसे किया जाए। अब इसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ट्रीटी में
मिनिमम गारंटेड एलोकेशन का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक्सट्रीम ड्राई सीजन्स में भी दोनों कंट्रीज को मिनिमम एश्योर्ड सप्लाई मिलती रहे। स्पेशली मार्च से मई के महीने के बीच सबसे क्रिटिकल ड्राई पीरियड जो होता है उसमें 10-10 दिन के साइकिल्स बनाए गए थे। कुछ साइकिल्स में बांग्लादेश को गारंटेड मिनिमम एलोकेशन दिया जाता था और अगले साइकिल में इंडिया को। इसका पर्पस काफी सिंपल था कि हर साल ड्राई सीजन आते ही पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट ना हो जाए दोनों कंट्रीज के बीच, क्योंकि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिवर डिस्प्यूट्स दुनिया भर में बहुत क्विकली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टेंशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी मैकेनिज्म को मॉनिटर करने के लिए ज्वाइंट रिवर्स कमीशन बनाया गया था। मतलब बांग्लादेश के इंजीनियर्स फरक्का पर मॉनिटरिंग करते हैं और इंडियन ऑफिशियल्स बांग्लादेश साइड पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी टेक्निकली देखा जाए तो ये ट्रीटी सिर्फ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं थी, ये एक स्टेबिलिटी मैकेनिज्म भी थी। और लगभग 3 दशकों तक इसी फ्रेमवर्क ने दोनों कंट्रीज के बीच एक मिनिमम प्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जिस डेटा और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस पर ये ट्रीटी बेस्ड थी वो आज कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। ये ट्रीटी 1948 से 1988 के फ्लो डेटा पर बेस्ड थी, लेकिन आज सिचुएशंस कंप्लीटली डिफरेंट हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एग्रीकल्चरल डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, क्लाइमेट पैटर्न शिफ्ट हो चुके हैं और ड्राई सीजन के दौरान कई रीजन्स में रिवर का जो फ्लो है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसीलिए बांग्लादेश कह रहा है कि ओल्ड फॉर्मूला उसके लिए इनफ नहीं है। लेकिन यही सिचुएशन भारत की भी है, क्योंकि चेंजेस सिर्फ बांग्लादेश में थोड़ी ना हुए हैं। इंडिया की वाटर डिमांड भी मैसिवली इंक्रीज हुई है और यहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम भी स्टार्ट होती है। एग्रीमेंट को अपडेट कैसे किया जाए, किसको ज्यादा पानी मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर ड्राई सीजन में टोटल वाटर ही कम हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज करे कौन, क्योंकि रिवर का फ्लो कोई फिक्स्ड पाई तो है नहीं जैसे सिंपली डिवाइड कर दिया जाए। और इसीलिए ये इशू अब टेक्निकल कम और पॉलिटिकल ज्यादा बनना स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बांग्लादेश में आज जो फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं उसका एक बड़ा रीजन तीस्ता इशू भी है। तीस्ता भी एक मेजर रिवर है जो इंडिया से बांग्लादेश में फ्लो करती है और एक टाइम पर इस रिवर को लेकर भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था। 2011 में तीस्ता डील साइन होने ही वाली थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बांग्लादेश विजिट पर जाने वाले थे और एक्सपेक्टेशन ये थी कि एग्रीमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपोज कर दिया और एग्रीमेंट कोलैप्स हो गया। तब से लेकर आज तक यानी लगभग 14-15 साल हो चुके हैं, लेकिन तीस्ता इशू लार्जली वहीं का वहीं अटका हुआ है। और बांग्लादेश जो है वो इसे एक फेल्ड एग्रीमेंट की तरह नहीं देखता। बांग्लादेश में इसे बार बार एग्जाम्पल की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि इंडिया कमिटमेंट्स तो करता है लेकिन पॉलिटिकली डिफिकल्ट डिसीजंस एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो इंडिया में वाटर सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू भी है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वाटर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। मतलब किसी रिवर का पानी कैसे यूज होगा, कितना इरिगेशन के लिए जाएगा, कितना किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरी कंट्री को दिया जाएगा, इसमें कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है। यानी सेंट्रल अगर चाहे तो हर डिसीजन डायरेक्टली इंपोज नहीं कर सकता, स्पेशली तब जब कंसर्न स्टेट अपोज कर रहा हो। और तीस्ता केस में कंसर्न मेनली वेस्ट बंगाल का था। आर्ग्यूमेंट ये था कि नॉर्थ बंगाल ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस फेस कर रहा है और अगर ज्यादा पानी बांग्लादेश को दे दिया गया तो लोकल एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम इंपैक्ट हो सकते हैं। और देखिए ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो ये कंसर्न कंप्लीटली इरेशनल भी नहीं है, काफी हद तक ये सही कंसर्न है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी गवर्नमेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिटीजन्स के टुवर्ड्स होती है। अगर लोकल फार्मर्स ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हो तो किसी और कंट्री को वाटर कैसे दिया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बांग्लादेश ने इस पूरे इशू को लार्जली पॉलिटिकल बिट्रायल की तरह देखना स्टार्ट कर दिया। और इसी सब के बीच बांग्लादेश ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया, चाइना को तीस्ता प्रोजेक्ट में फॉर्मली इन्वॉल्व करने का सिग्नल। देखिए चाइना का साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी रैपिडली इंक्रीज हुआ है। पाकिस्तान में सीपैक, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अब बांग्लादेश में भी चाइना अग्रेसिवली अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी उसी लार्जर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना ने इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलमोस्ट $1 बिलियन तक का सपोर्ट ऑफर किया है और बांग्लादेश ने ऑफिशियली चाइनीज इन्वॉल्वमेंट में भी इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन अगर चाइना बांग्लादेश के अंदर कोई डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है तो उससे भारत को क्यों चिंता हो रही है। देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ एक रिवर प्रोजेक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम लोकेशन की है। क्योंकि ये जो तीस्ता प्रोजेक्ट है वो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी क्लोज एरिया में आता है। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन स्नैक भी बोला जाता है, इंडिया के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक जोन है। ये वही नैरो लैंड कॉरिडोर है जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है। यानी अगर इस रीजन के आसपास चाइनीज स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ती है तो डेफिनेटली इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे ही होंगे। और बांग्लादेश भी इसी सेंसिटिविटी को परफेक्टली समझता है। इसीलिए तीस्ता प्रोजेक्ट सिर्फ एक डेवलपमेंट इशू नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट भी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास यहाँ कोई परफेक्ट ऑप्शन या
सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि अगर इंडिया बांग्लादेश की डिमांड्स के अकॉर्डिंग ज्यादा कंसेशंस देता है तो फिर सवाल उठता है कि इंडिया अपनी खुद की ग्रोइंग डोमेस्टिक वाटर नीड्स का क्या करेगा, स्पेशली वेस्ट बंगाल और नॉर्थ इंडिया के रिवर डिपेंडेंट जो रीजन हैं उनमें। लेकिन दूसरी तरफ अगर नेगोशिएशंस कंप्लीटली स्टॉल हो जाती हैं तो बांग्लादेश इस पूरे इशू को अग्रेसिवली इंटरनेशनलाइज करेगा, यानी एक तरह से इंडिया पर मोरल और डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। और अगेन जितना सिंप्लीफाइड करके इस इशू को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्लाइमेट प्रेशर सिर्फ बांग्लादेश फेस नहीं कर रहा है, इंडिया भी सेम रिवर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। और अपस्ट्रीम कंट्री होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास अनलिमिटेड वाटर कंट्रोल है, लेकिन इंटरनेशनल परसेप्शन में डाउन स्ट्रीम कंट्री को ज्यादा सिंपैथी मिलती है और बांग्लादेश एग्जैक्टली उसी एडवांटेज को स्ट्रेटेजिकली यूज करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि वो एक साथ दो चीजें बैलेंस करे, एक तरफ अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे और दूसरी तरफ नेबरहुड में एंटी इंडिया नैरेटिव को अनकंट्रोलेबली ग्रो भी ना करने दे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, इंडिया अपने नेबरहुड को फ्यूचर में कैसे मैनेज करेगा, चाइना की ग्रोइंग रीजनल प्रेजेंस को कैसे काउंटर करेगा और साउथ एशिया में अपनी लीडरशिप पोजीशन को कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीने सिर्फ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे बल्कि पूरे रीजनल बैलेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू इस इशू को लेकर आपके जो भी मेजर डाउट्स थे वो काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। बाकी यहाँ पर आपसे मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को बांग्लादेश के साथ फिर से सिमिलर लेवल पर वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन करनी चाहिए या फिर चेंजिंग क्लाइमेट रियलिटीज और अपने डोमेस्टिक वाटर नीड्स को देखते हुए इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही और किस टॉपिक पर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।